तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है इस वीडियो में। देखिए इस वीडियो में अब हम लोग एक्सरसाइज 2B के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज भी बिल्कुल पिछली एक्सरसाइज की जैसी सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस 2-3 फॉर्मूले उनको याद कर लेना है। अगर वो याद हो गया तो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से क्या कह रहा है, 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मास आर प्लेस्ड एट हाइट्स h एंड 2h रिस्पेक्टिवली। 2 बॉडीज हैं, दोनों के मास क्या है, इक्वल है, और एक को हाइट h पे रखा गया और एक को हाइट 2h पे रखा गया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज। उनके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज का जो भी रेशियो है आपको फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए क्या पता करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का अगर फॉर्मूला पता हो तो हम हाइट h वाले ऑब्जेक्ट का और हाइट 2h वाले ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें और उन दोनों का रेशियो ले लें। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसको शॉर्ट में मैं शॉर्ट फॉर्म से डिनोट कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब हाइट h वाली का निकाल लेते हैं और हाइट 2h वाली का। तो देखिए हाइट h पे जो जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh, क्योंकि मास उसका m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, और हाइट h पे रखा हुआ है। तो ये फर्स्ट बॉडी का हो गया, तो इसको क्या यहाँ पे 1 लिख देते हैं। इससे ये पता रहेगा कि फर्स्ट बॉडी के लिए यानी हाइट h वाले ऑब्जेक्ट के लिए। अब हाइट 2h वाले ऑब्जेक्ट के लिए उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 2 कर देते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, क्या हो गया 2h, क्योंकि हाइट 2h हो गई है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में देखिए होता क्या है, अर्थ अपनी तरफ अर्थ क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो खैर हम लोग को कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है अभी अपना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग को पता है, फॉर्मूले में रख के हम लोग को वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो रेशियो लेना है मतलब डिवाइड करना है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट 1 की और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट 2 की, क्या हो जाएगा m इंटू जी इंटू एच और m इंटू जी इंटू 2h। तो mg से mg कैंसिल, h से h कैंसिल, क्या हो गया 1/2, यानी रेशियो क्या आ गया 1:2 का। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो फाइंड करना था, तो आप फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूले रखने के बाद वैल्यूज़ रखिए और उसके बाद रेशियो ले लीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। अभी लगातार ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, सब पोटेंशियल एनर्जी पे ही बेस्ड होंगे, यानी 1 to 9 क्वेश्चन जितने भी हैं वो पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg मास केप्ट एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है किस ऑब्जेक्ट की, जिसका मास क्या है 1 kg है, वो हाइट 5 मीटर पे रखा हुआ है ग्राउंड से, और जी आपको कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या फॉर्मूला पढ़ गया हम लोग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। अब मास आपको दे रखा है 1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट कितनी दे रखी है 5 मीटर। तो कितना हो गया 50 जूल। ये आ गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की जो कि 1 kg मास का है और हाइट 5 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है, और जी की वैल्यू अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका ग्राउंड है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह से, और ये हाइट कितनी है 5 मीटर। तो इस हाइट पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो उसी को मतलब इस ऑब्जेक्ट की इस वक्त क्या पोटेंशियल एनर्जी है, इसी को क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि बॉडी के पोजीशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोगों को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। इसका मास कितना है 1 kg। तो यहाँ पे अभी इस वक्त इसके पास क्या है 50 जूल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉक्स ऑफ वेट 150 kg हैज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट इक्वल टू 14,700 जूल। अब एक बॉक्स है जिसका मास है, सॉरी यहाँ पे वेट नहीं होगा, यहाँ मास होगा। तो बॉक्स है जिसका मास कितना दे रखा है 150 kg दे रखा है, उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी 14,700 जूल। हाइट और आपको बॉक्स ही फाइंड करना है ग्राउंड से ऊपर, मतलब बिल्कुल वैसे ही फिगर बनेगा जैसा पिछले क्वेश्चन में था। ये आपका ग्राउंड है और ग्राउंड से हाइट h पर मान लीजिए
यही हाइट फाइंड करना है कि किस हाइट पर रखा है। इस हाइट पर 150 kg का क्या रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है, और यहाँ पे रखा हुआ है इसमें किसके पास कितनी एनर्जी है, 14,700 जूल की। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बता दिया कि यहाँ पे रखा हुआ है हाइट एच पे 14,700 जूल की, उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, उसका मास 150 kg और जी की वैल्यू 9.8 न्यूटन पर केजी। आपको हाइट फाइंड करना है तो बहुत आसान है, देखिए फिर से वही फॉर्मूला लिख लीजिए mgh। अब यहाँ पे देखिए आपको h फाइंड करना है और ये बाकी की तीन चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या दे रखा है, 14,700 जूल, मास कितना दे रखा है 150 kg, और एक्सेलरेशन देखिए कंफ्यूज मत होइएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो या न्यूटन पर केजी हो, दोनों ही यूनिट्स मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होती हैं, चाहे न्यूटन पर केजी में एक्सप्रेस कीजिए चाहे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 9.8 और हाइट कितना है h है। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये 14700 अपॉन 150 इंटू 9.8, तो क्या हो जाएगा 14700 अपॉन 15 इंटू 98। ये वाला जो मतलब 10 था इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो डेसिमल हट गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 5 2 ज़ा 10 और देखिए 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 9 ज़ा 27 और 2 इधर 3 8 ज़ा 24, तो देखिए 10 ज़ा टाइम्स जाएगा तो कितनी, यानी 10 मीटर, यानी ये 10 मीटर की हाइट पर रखा हुआ होगा तो इसके पास कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी 14,700 जूल। देखिए बिल्कुल अभी 3 न्यूमेरिकल्स किए हम लोग ने, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए क्या कर रहा है, बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर टू 4 मीटर। एक बॉडी है जिसका मास 5 kg दे रखा है, वो 10 मीटर से कहाँ आ जा रहा है 4 मीटर पे, यानी वो ऑब्जेक्ट 10 मीटर की हाइट पर रखा था, अब 4 मीटर की हाइट पर आ गया। कैलकुलेट द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड द टोटल एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। यानी आपको लॉस पता करना है और टोटल एनर्जी पता करना है बॉडी की किसी इंस्टेंट पे। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। क्या है, कह रहा है, देखिए वर्ड लॉस यूज़ किया है। लॉस का मतलब क्या है, जब बॉडी हाँ मतलब ज़्यादा हाइट पे, ज़्यादा हाइट से वो कम हाइट पर आती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, mgh। यानी अगर मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट ही है, तो हाइट बढ़ाने या घटाने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। यानी हाइट को हम और बढ़ा दें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, और हाइट को घटा दें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कहने का मतलब मान लीजिए अभी ऑब्जेक्ट यहाँ इस हाइट पर रखा है, या ये हाइट h है, यहाँ पर रखा हुआ है ये m मास का ऑब्जेक्ट। अब ये गिरा, गिरने के बाद थोड़ा नीचे आ गया, यानी अब इस हाइट पे आ गया। अब जब इस हाइट पे आ गया तो अब देखिए ग्राउंड से इसकी हाइट देखिए और इसकी हाइट देखिए, ये ज़्यादा हाइट पर रखा था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी। अब कम हाइट पर आ गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। कहने का मतलब कि हाइट अगर कम हो जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। कहने का मतलब मान लिया 100 जूल थी एग्जाम्पल, और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई 50 जूल। तो देखिए लॉस कितना हुआ 50 जूल का। कैसे पता चला, क्योंकि हम लोग ने क्या किया 100 में से 50 को माइनस किया, यानी कि जो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें से हम लोगों ने उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दिया। इनिशियल का क्या मतलब है, यहाँ रखा हुआ, इनिशियली यहाँ पे रखा है, यहाँ से गिरने के बाद वो यहाँ आया तो इसके पास ये यहाँ पे इस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल, यानी इसकी पहले की एनर्जी है। यानी इनिशियल में से अगर हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दें तो हमको लॉस पता चल जा रहा है कितने का लॉस हुआ, क्योंकि इनिशियली उसके पास कितनी जूल एनर्जी थी 100, हमने उसको मतलब फॉल हुआ, यहाँ पे गिरा, कितनी आ गई 50 जूल हो गई। यानी कितना कम हो गया 50 जूल कम हो गया, यानी 50 जूल का क्या हो गया, लॉस हो गया। यही कैलकुलेट आपको करना है कि कितना लॉस हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको लॉस निकालना है यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हो रहा है, तो लॉस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यही बेसिक मैथ्स एकदम, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी इनिशियल में से आप फाइनल को अगर माइनस कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना लॉस हुआ। तो अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखा था तो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पे जब रखा है तो वो, क्योंकि यहाँ से यहाँ आया तो ये फाइनल हो गई। तो अब इनिशियल निकाल लेते हैं और फाइनल निकाल लेते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाले हैं, तो पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, ये 5 kg का ऑब्जेक्ट था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, हाइट क्या थी, देखिए 10 मीटर की हाइट पर रखा था, तो 10 मीटर की हाइट पर रखा था। कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो जाएगा 500 जूल। अब फाइनल क्या हो जाएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, मास वही है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वही। अब हाइट कितनी हो गई, 4 मीटर हो गई, क्योंकि 4 मीटर की हाइट पर आ गया, तो कितना हो जाएगा 200 जूल। तो अब लॉस निकालना है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा, क्लियरली दिख रहा है कितना लॉस हुआ, पहले 500 जूल थी अब 200 हो गई, यानी लॉस कितने का हुआ 300 का। बेसिक मैथ्स है एकदम, तो कैसे पता चलेगा, इनिशियल माइनस फाइनल, कितने का लॉस हो गया 300 जूल का। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बेसिक मैथ्स है कि भाई किसी के पास 100 रुपीज़ थे, अब 50 बचे तो लॉस कितने का हुआ 50 रुपीज़ का हुआ, कैसे पता चला जब 100 माइनस 50 किया। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, उसी तरह से बिल्कुल अगर आप समझना चाहें तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखिए अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स हुए हैं सब इसी फॉर्मूले पे हुए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का यही फॉर्मूला है mgh, और इसी पे बेस्ड आगे के भी क्वेश्चंस होंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, कैलकुलेट दी हाइट थ्रू विच ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg इज लिफ्टेड इफ द एनर्जी स्पेंट इन डूइंग सो इज 1 जूल। अब आपको वो हाइट कैलकुलेट करनी है कि जिस हाइट पे इस 0.5 kg को मास को लिफ्ट कर रहे हैं, तो इतना करने में कितनी एनर्जी लग रही है हमारी 1 जूल, क्योंकि जाहिर सी बात ये आधा किलो का कोई ऑब्जेक्ट है, हाफ kg का है, 0.5 kg का, तो इसको हमको उठा के किसी हाइट पे रखने पर हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी होगी, उस एनर्जी से हम वर्क करेंगे, यानी कि इतनी एनर्जी 1 जूल की एनर्जी स्पेंड होती है अगर इस 0.5 kg के ऑब्जेक्ट को आप उठा के किसी हाइट तक ले जाते हैं, और जी आपको दे रखा है वो आपको फाइंड करना है। तो इसको समझ लेते हैं, ये ग्राउंड है और यहाँ पे आपको ये 0.5 kg का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लाके इस पे रखना है, और ये दे रखा है एनर्जी, आपको हाइट कैलकुलेट करनी है, किस हाइट पे ये कैलकुलेट करनी है। अब कितने जूल एनर्जी स्पेंड करनी है, देखिए इतने जूल 1.0 जूल, 1.0 जूल एनर्जी क्या करेंगे आप स्पेंड करेंगे, जी दे रखा है कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको दे दी, क्योंकि देखिए जितना आप जूल वर्क करेंगे, जितनी एनर्जी स्पेंड करेंगे, वो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था, यहाँ से आपको उठा के इसको यहाँ रखना है, तो यहाँ उठा के रखने में आपने जितना इस पर वर्क किया, जितनी एनर्जी स्पेंड की, वही इस ऑब्जेक्ट में किस फॉर्म में स्टोर हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यानी इस वक्त इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है 1 जूल की, क्योंकि जितना आपने वर्क किया, जितनी एनर्जी स्पेंड की इसको करने में, वही इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो यानी 1 जूल की एनर्जी है, मास कितना दे रखा है 0.5 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10 है, हाइट फाइंड करनी है। तो आसान क्वेश्चन है, देखिए एक स्टेप और कर लेते हैं, 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एच, तो h क्या हो जाएगा 1/5 इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर। देखिए यानी 0.2 मीटर की हाइट होगी, अगर आप 0.2 मीटर हाइट तक इसको उठाते हैं इस 0.5 kg के ऑब्जेक्ट को, तो आपको 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा, अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। अब आइए आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्या कह रहा है, बॉय वेइंग 25 kg क्लाइम्स अप फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड टू द थर्ड फ्लोर एट ए हाइट ऑफ 9 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी एक बॉय है जो 25 kg जिसका वेट 25 kg है, वो 3 मीटर की हाइट से 9 मीटर की हाइट पे क्लाइंब कर रहा है, यानी कम हाइट से ज़्यादा हाइट पे जा रहा है। तो अभी हम लोग ने देखा कि कम हाइट से अगर ज़्यादा हाइट पर जाएंगे तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो वही कितनी बढ़ी आपको यही फाइंड करना है। तो बढ़ने के केस में क्या होता है, वैसे बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है। वहाँ पे लॉस हो रहा था तो आपने इनिशियल माइनस फाइनल किया था, यहाँ पे गेन हो रहा है तो आप फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल क्या दे रखा है, देखिए वेट दे रखा है, कितना दे रखा है 25 kgf दे रखा है, यानी एक तरह से आप समझ लीजिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी दे रखा है, या आप कह सकते हैं कि m/g दे रखा है, क्योंकि यही वेट होता है। वेट क्या होता है m/g, या इसको आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह लीजिए। अब यहाँ हम लोग को एक काम करना है, इस kgf को हम लोग को न्यूटन में चेंज करना है, क्योंकि ऐसे तो डील नहीं कर सकते हम लोग को, एसआई सिस्टम में ही सारा काम करना है। तो इस kgf को न्यूटन में चेंज करने के लिए बहुत आसान तरीका है, जब भी kgf को न्यूटन बनाना होता है तो g की वैल्यू से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जी की वैल्यू जो भी है, यानी जी को अगर kgf में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो न्यूटन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ जी कितना दे रखा है 10 न्यूटन पर kg, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 250 न्यूटन। अब 3 मीटर की हाइट से कहाँ जा रहा है, 9 मीटर की हाइट पे जा रहा है, अबव द ग्राउंड व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
तो इंक्रीज फाइंड करना है। तो एक चीज़ इसको यहाँ से समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये मान लीजिए अभी हाइट के 3 मीटर पे यहाँ पे है बॉय, और इस 3 मीटर की हाइट से वो कहाँ जाना चाहता है, 9 मीटर की हाइट पर जाना चाहता है, यानी और ऊपर जाना चाहता है, मान लीजिए कहीं यहाँ जाना चाहता है। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना उसके में इंक्रीज़ आया है, कितना ये एनर्जी उसकी बढ़ी, ये निकालना है। तो इंक्रीज़ जब निकालते हैं, इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो जाता है उसका फॉर्मूला, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसको समझ लेते हैं थोड़ा, देखिए मान लीजिए बढ़ गई, यहाँ पे आके वो 100 जूल का हो गया, यहाँ पे कितना था 50 जूल, यानी यहाँ पे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 50 जूल, यहाँ पे आने में कितनी हो गई उसकी एनर्जी 100 जूल। तो कितना इंक्रीज हो गया, 50 जूल इंक्रीज हो गया। कैसे पता चला, जब हम लोग ने क्या किया 100 में से 50 माइनस किया, मतलब फाइनल में से हम लोग ने जब इनिशियल को माइनस किया तो हम लोग को पता चल गया कितना इंक्रीज हुआ। बिल्कुल आपके पास मान लीजिए 50 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ हो गए, तो कितना बढ़ गया 50 रुपीज़ का गेन हुआ। कैसे पता चला, जब आपने 100 में से क्या किया 50 को माइनस किया, यानी फाइनल अमाउंट में से इनिशियल अमाउंट को जब माइनस किया तो आपको गेन पता चल गया। वैसे ही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से जब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर देंगे तो हमको इंक्रीमेंट या गेन पता चल जाएगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत आसान है। देखिए मास mg की तो डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है, देखिए एक्चुअल में mg दे रखा है, तो mg डायरेक्टली लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको समझ लीजिए, mg है, mg इंटू एच होता है, तो mg तो दे रखा है, mg तो सेम होगा चाहे फाइनल हो चाहे पोटेंशियल, उसका वेट तो गड़बड़ रहा नहीं है, कांस्टेंट है, तो mg तो यही हो गया। अब देखिए mg कितना है 250, हम लोग को हाइट चाहिए, हाइट कितने हाइट पर था, देखिए सॉरी कितनी हाइट पर गया, फाइनल है ना, तो कितनी हाइट पर गया, देखिए 9 मीटर की हाइट पर गया, तो हाइट कितनी हो गई 9। फिर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mg तो वही रहेगा, mg देखिए mg तो वही रहेगा, हाइट h बदल रही है, तो कितने पे था 3 मीटर की हाइट पर था, तो ये 3 हो गया। तो बहुत आसान है, 250 कॉमन कर लीजिए, 9 माइनस 3 कर दीजिए, कितना हो गया 250 इंटू 6, तो 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 1500 जूल का क्या हो गया, उसका इंक्रीमेंट हो गया, यानी उसकी एनर्जी कितनी बढ़ गई 1500 जूल इंक्रीज कर गई। तो यही फाइंड करना था। देखिए बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, लॉस और गेन में अगर आप थोड़ी बेसिक मैथ्स जानते हैं तो आसानी से उसको समझ जाएंगे। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, उस केस में हाइट घट रही है, लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। और जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो उस केस में इंक्रीज हो रही है, गेन हो रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। एक फॉर्मूला याद है तो दूसरा अपने आप बन जाएगा, और रटने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप बेसिक मैथ्स जानते हैं तो सीधे आपको समझ में आ गया होगा कि 50 रुपीज़ हैं, 100 हो जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गेन हुआ। कैसे पता चला, फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट कर दिया। 100 रुपीज़ थे 50 हो गए, तो क्लियरली पता चल रहा है कि लॉस हो गया, तो उसमें भी आपने क्या किया, इनिशियल अमाउंट माइनस फाइनल अमाउंट किया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वेजल कंटेनिंग 50 kg ऑफ वाटर इज प्लेस्ड एट ए हाइट 15 मीटर अबव द ग्राउंड। एक वेजल है, एक मान लीजिए बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है। पानी कितना भरा है 50 kg, और ये ग्राउंड से 15 मीटर की हाइट पर क्या हुआ है, रखा हुआ है, 15 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है। अब आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे क्या जीरो मानना है, ग्राउंड पे तो जीरो हो जाती है क्योंकि हाइट जीरो हो जाती है। आप देख सकते हैं mgh के अकॉर्डिंग हाइट जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन द वेसल, यानी यहाँ पे जो वाटर रखा हुआ है इसमें किसके पास कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, आपको यही फाइंड करना है। सारा कुछ तो दे रखा है, कुछ भी नहीं, जी की वैल्यू भी दे दी है, कुछ करना ही नहीं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। बस देखिए एक ही फॉर्मूला है, वही एक फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है। लगाने की टेक्निक सीखनी है बस। 15 मीटर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 5 से कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 2 0 बच गए, तो लगा दिए 7500 जूल। ये इतना उसके अंदर, इस वाटर के अंदर जो जिसमें 50 किलो पानी, इस वेजल के अंदर जो 50 किलो पानी भरा हुआ है, 50 kg वाटर भरा हुआ है, इसके अंदर कितनी एनर्जी है 7500 जूल। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मैन ऑफ 50 kg क्लाइम्स अप ए लैडर ऑफ हाइट 10 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन, द इंक्रीज इन हिज पोटेंशियल एनर्जी। तो एक मैन है 50 kg का, मास दे दिया आपको, कितना दे दिया 50 kg दे दिया,
कितनी मतलब लैडर क्लाइंब करता है जिसकी हाइट कितनी है, देखिए 10 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन। वर्क डन बाय द मैन, जी की वैल्यू दे रखी है, तो वर्क डन हम लोग पढ़ के आए। वर्क डन क्या होता है, mgh। तो देखिए वर्क डन और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों का फॉर्मूला सेम है, क्योंकि जो आप वर्क डन करते हैं वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो वर्क डन मतलब ले दे के एक ही फॉर्मूला याद करना है, वर्क डन का याद कर लीजिए, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी है। तो मास कितना है, 50 kg है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 9.8। हाइट कितनी है, 10 मीटर है, तो कितना हो जाएगा 5 × 98 × 10। देखिए ये 10 मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो कितना बच गया, ये 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, तो 9 हो जाएगा। और 4900 जूल इतना वर्क करना पड़ेगा वो उसको। 10 मीटर हाइट वाली लैडर को क्या करना है, क्लाइंब करना है, चढ़ना, और उसका मास 50 kg है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर इतना है तो इतना उसको वर्क करना पड़ेगा। कितना, 4900 जूल। अब क्या कह रहा है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इंक्रीज देखिए फिर वही हो गया, क्योंकि अभी ग्राउंड पर है, तो ग्राउंड पर है मान लीजिए यहाँ पर है, और क्लाइंब करके लैडर क्लाइंब करके यहाँ इस हाइट पर आ जाता है, जिसकी हाइट कितनी है 10 मीटर है। इस 10 मीटर की हाइट पर क्लाइंब करके आ गया वो लैडर क्लाइंब करके। तो ग्राउंड पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, क्योंकि ग्राउंड पे, तो ग्राउंड में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो इंक्रीज अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए वही एक कॉन्सेप्ट लगेगा हर जगह। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, चढ़ के आ गया, यानी किस पोटेंशियल एनर्जी पे अभी है 4900 जूल, और इनिशियल क्या थी, क्योंकि ग्राउंड पे था तो जीरो थी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी जीरो थी, तो कितना हो गया 4900 जूल। ये पोटेंशियल, ये इंक्रीमेंट आएगा, क्योंकि जीरो ग्राउंड पे तो जीरो मान के चल रहे हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, और फिर वो 10 मीटर की हाइट पर आ गया, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, कुछ बढ़ेगी, तो इंक्रीज चाहिए। तो इंक्रीज तो पहले ही कह दिया, तो कुछ आपको सोचना भी नहीं। इंक्रीज का फॉर्मूला जानते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल 4900 है, ये कैलकुलेट किया, इतना पोटेंशियल एनर्जी अभी उसके पास है, और इनिशियल कितनी है, जीरो है। आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है इस वीडियो में। देखिए इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक जो पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन था, ये हम लोग ने अपने पहले की वीडियो में कर लिया है। अब इस वीडियो में हम लोग काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10 से काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम लोग को यहाँ से करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। आपको उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी पता करना है जिसका मास 1 kg हो, जो कि 10 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर पता चल जाए हम लोगों को, तो हम लोग इजीली काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। देखिए जब बॉडी मोशन में होती है, जब बॉडी मोशन में होती है तो उसके अंदर जिस टाइप की एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी हमेशा एक मूविंग बॉडी के अंदर होगी जो कि मूव कर रही है। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ये एम क्या है, मास है, और वी क्या है, वेलोसिटी है। यानी मास और वेलोसिटी पता हो हम लोगों को तो हम लोग इजीली काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए मास दे दिया, मास कितना दे दिया 1 kg, वेलोसिटी आप देख रहे हैं कितनी दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। बस वैल्यूज पुट करके फॉर्मूले पे आंसर हम लोग निकाल देते हैं। तो देखिए बहुत आसान है, बस एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर 1/2। मास कितना है 1 kg, और वेलोसिटी कितनी है 10 स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 इंटू 10 इंटू 10, 2 5 ज़ा, यानी कितना हो जाएगा 50 जूल। यानी एक बॉडी जो कि 1 kg की हो, 1 किलो की हो, 1 किलो की हो, और वो अगर 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रही हो, तो उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी 50 जूल। यानी अपने साथ वो 50 जूल काइनेटिक एनर्जी रखी हुई है। यानी मोशन में अगर बॉडी है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। जिस तरह से बॉडी के पोजीशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल बोलते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी में बेस्ड क्वेश्चन हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में किया है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ ए कार इज़ हाफ, हाउ डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज। अगर कार की स्पीड हाफ कर दी जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगी ये बताना। मान ली पहले अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और अब 5 मीटर पर सेकंड हो गया, तो हाफ हो गई जस्ट। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कैसे चेंज होगी, घटेगी बढ़ेगी, मतलब क्या चेंज आएगा ये हम लोगों को बताना है। तो मान लीजिए कि इस बॉडी का मास m है और उसके अंदर वेलोसिटी v है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ
एम वी स्क्वायर। ये होती है उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जिसका मास एम और वेलोसिटी वी हो। अब क्या हो रहा है कि बॉडी का मास तो वही है, यानी उसी बॉडी के बारे में बात हो रही है। स्पीड कार की बोल रहा है हाफ कर दिया गया, यानी पहले जब मास एम था वेलोसिटी वी थी तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर थी। अब सेम वही कार है, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, हाफ हो गई, यानी मास तो वही रहा, वेलोसिटी कितनी हो गई, पहले वी से चल रही थी तो अब वी अपॉन 2 से चल रही है, क्योंकि हम लोग को वेलोसिटी एग्जैक्टली पता नहीं है कितनी है, हम लोग वी मान लेते हैं, तो वी से चल रही थी। अब क्या हो गई, v/2 हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी किस तरह से चेंज होगी ये बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। अब क्योंकि v कितना हो गया, v/2 हो गया, यानी v/2, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 एम वी स्क्वायर अपॉन 4। कहने का मतलब क्या है, 1/4 1/2 एम वी स्क्वायर। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी, ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, पहली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए इसको के आई से डिनोट कर देते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कितना हो गई, 1/4 हो गई, यानी अगर उसके अंदर पहले 100 जूल की एनर्जी रही होगी तो अब कितनी हो गई, 100/4, यानी कि 25 जूल हो गई। अगर पहले उसके पास 50 जूल की एनर्जी रही होगी तो अब कितनी हो गई, 50/4, यानी जो भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, अगर आप कार की स्पीड को जस्ट हाफ कर रहे हैं, यानी बॉडी की स्पीड को हाफ कर दे रहे हैं, मास वही रख रहे हैं, तो उसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी उसका जस्ट हाफ हो जाएगी। तो ये इसमें बताना था। तो क्या बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है, 1/4 टाइम्स घट जा रही है, यानी अगर 400 जूल रही होगी पहले तो 400/4 कर देंगे, यानी अब कितनी बची, 100 जूल बची। तब यहाँ पे तो हम लोग को स्पीड दे नहीं रखा है, मास दे नहीं रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को बताना कि जो भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसका जस्ट 1/4 हो जा रही है। अब आइए देखिए, एक ही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन है, सब एक ही फार्मूले से होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर मूविंग। देखिए मासेस क्या है, इक्वल है, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज v एंड 2v, यानी एक v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जस्ट उसका 2 टाइम्स वेलोसिटीज है, यानी एक 5 मीटर पर सेकेंड है तो एक 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, एक 50 मीटर पर सेकेंड है तो एक 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी जो भी एक बॉडी की वेलोसिटी है उसके जस्ट डबल दूसरे बॉडी की वेलोसिटी है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। सब आपको काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो बताना है। तो रेशियो वाले क्वेश्चन हम लोग ने पहले भी किए हैं, पोटेंशियल एनर्जी वाले में भी, तो बहुत आसान है। इधर बॉडी 1 लिख लेते हैं, इधर बॉडी 2 लिख लेते हैं। इक्वल मासेज है, यानी इसका भी मास एम है और इसका भी मास एम है, एक की वेलोसिटी v है और एक की कितनी है, 2v है। तो अब मान लीजिए इसकी काइनेटिक एनर्जी 1 मान लेते हैं k1 और इसकी काइनेटिक एनर्जी k2 मान लेते हैं। दोनों की काइनेटिक एनर्जीज अलग अलग निकाल के दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो इसका क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर सीधे, क्योंकि मास एम और वेलोसिटी v है। अब काइनेटिक एनर्जी k2 निकालना है, तो हाफ इंटू एम और v स्क्वायर की जगह क्या, v की जगह क्या आ जाएगा, 2v आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1/2 एम इंटू 4v स्क्वायर, यानी 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये 2mv स्क्वायर। अब इन दोनों का क्या लेना है हम लोग को, रेशियो लेना है। तो क्या करना है, k1/k2 चाहिए, तो k1 कितना है हम लोग के पास, हाफ mv स्क्वायर, और k2 कितना है हम लोग के पास, 2mv स्क्वायर। तो बहुत आसान है, देखिए 1/2 mv स्क्वायर इंटू 1/2 mv स्क्वायर, mv स्क्वायर से mv स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया 1/4, यानी रेशियो कितना आ गया 1:4 का, यानी दोनों बॉडीज़ के काइनेटिक एनर्जीज़ का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:4 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए बेसिक मैथ्स है, अगर फॉर्मूला सही तरह से अप्लाई करने आता है तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 बॉडीज़ हैव मासेज इन द रेशियो 5:1। देखिए 2 बॉडीज़ हैं, उनके मास का रेशियो 5:1 है। कहने का मतलब एक बॉडी का मास अगर m1 मान लें और दूसरे बॉडी का मास m2 मान लें, तो m1:m2 क्या दे दिया है, 5:1। एंड काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशियो 125:9, यानी पहले बॉडी का काइनेटिक एनर्जी k1 मान लेते हैं, दूसरी का k2 मान लेते हैं, और इन दोनों का रेशियो क्या दे रखा है, 125:9। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज़, यानी आपको उनके वेलोसिटीज़ का रेशियो बताना है, यानी v1:v2 हम लोगों को फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। k1 लिख लीजिए क्या, हाफ एम v1 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर, और k2 क्या लिख लीजिए, मतलब पहले बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और दूसरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, हाफ m2 v2 स्क्वायर।
पहले बॉडी का मास m1 है, उसकी वेलोसिटी v1 है और काइनेटिक एनर्जी k1, तो एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी k2, मास v2 और वेलोसिटी v2। रेशियो चाहिए किसके बीच का, v1/v2 का। तो रेशियो चाहिए, तो रेशियो में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, k1/k2 इज इक्वल्स टू m1/m2 इंटू v1² यानी हम लोग कह सकते हैं कि m1/m2 इंटू v1/v2 का होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये क्यों कर रहे हैं डिवाइड, कॉमन सेंस है, क्योंकि सब कुछ डिवीजन में दे रखा है। यहाँ पे रेशियो दे रखा है, यहाँ पे रेशियो दे रखा है और रेशियो पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि डिवीजन करके ही हमको मिलेंगी अपनी वैल्यूज़, तो डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, ये फाइंड करना है तो ईजिली हो जाएगा। देखिए इसको लिख लेते हैं, k1/k2 इज इक्वल्स टू m1/m2 इंटू v1/v2 होल स्क्वायर। अब आइए वैल्यूज़ रख देते हैं। k1/k2 कितना दिया हुआ है, 125/9, ये देखिए दे रखा है। और m1/m2 कितना दे रखा है, 5/1, कितना हो गया, v1/v2 होल स्क्वायर। अब हम लोग को ये फाइंड करना है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, कितने टाइम जाएगा, 5 2 जा 5 5 जा। तो कह सकते हैं हम लोग कि v1/v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिला हम लोग को, 25/9, यानी v1/v2 इज इक्वल्स टू √25/9। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/3, यानी रेशियो उनके वेलोसिटी, मतलब उनके वेलोसिटीज़ का रेशियो हम लोगों को क्या मिल गया, 5:3। यही फाइंड आउट करना। तो जहाँ भी रेशियो की बात आएगी बस एक ही तरह का प्रोसीजर है, यही एक प्रोसेस है रेशियो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो रेशियो आया आपको देखना, हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें रेशियो वेलोसिटीज़ का दे दिया हो और मास का दे दिया और काइनेटिक एनर्जी का पूछ रहा हो, या हो सकता है वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी और मास का दे के इसका पूछ सकता है। तो किसी का भी पूछ सकता है, प्रोसेस यही होगी, इसी तरह से क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। अब देखिए वही एक फॉर्मूला बार बार यूज़ हो रहा है और एक ही तरह से यूज़ हो रहा है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अ कार इज़ रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो कि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। वाइल अनदर सिमिलर कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरी कार है जो कि 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। अब देखिए स्पीड दे रखी है, यानी v1 और v2 दे रखा है, आपको k1:k2 फाइंड करना है। रेशियो पूछ रहा है ना काइनेटिक एनर्जीज का, ये कहने का मतलब पूछ क्या रहा है, k1:k2। v1 और v2 दे रखा है, इसको मान लीजिए v1 और इसको मान लीजिए v2, तो v1/v2 आप निकाल सकते हैं, k1/k2 फाइंड करना है। अब बात आती है कि m1 और m2 भी तो पता होना चाहिए, यानी अगर m1 और m2 पता है तो ही हम लोग k1:k2 निकाल पाएंगे। तो दे दिया है क्वेश्चन में इनडायरेक्टली सिमिलर कार बोल दिया, यानी उसके जैसी ही एक दूसरी कार, यानी मास क्या है, सेम है। सिमिलर कार है तो मास क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो k1 निकाल लेते हैं फिर k2 निकाल लेते हैं। तो ये इधर हम लोग लिख लेते हैं कार 1 और इधर क्या कर लेते हैं कार 2। तो कार 1 का मास क्या है, m है, और कार 2 का भी मास m है क्योंकि सिमिलर कार है। और v1 कितना दे रखा है, 15 किलोमीटर पर आवर, ये आपका v1 है। और v2 कितना है, 45 किलोमीटर पर आवर, ये आपका v2 है। इसका मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी k1 होगी और इसकी क्या होगी, k2 होगी। रेशियो चाहिए तो k1 क्या हो जाएगा, हाफ m v1 स्क्वायर, और k2 क्या हो जाएगा, हाफ m v2 स्क्वायर। अब k1/k2 हम लोगों को निकाल लेना है, तो हाफ m v1 स्क्वायर अपॉन हाफ m v2 स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, v1/v2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पे यूनिट मीटर पर सेकंड में मत जाएगा क्योंकि रेशियो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी वाले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा अगर यूनिट सेम है, मतलब दोनों ही वेलोसिटीज़ की यूनिट सेम है, दोनों ही किलोमीटर पर आवर में है, तो कन्वर्जन नहीं करना है हमको। ऐसा नहीं है कि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें, क्योंकि रेशियो ले रहे हैं तो रेशियो लेने में यूनिट तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगी। तो v1 कितना है, 15 है, और v2 कितना है, 45 है होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं, 5 3 ज़ा 5 9 ज़ा, और अरे डायरेक्ट 15 3 ज़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 3 ज़ा। तो कितना हो गया, 1/3
होल स्क्वायर, ये क्या है K1/K2 यानी 1/9। तो रेशियो कितना आ गया काइनेटिक एनर्जी इसका 1:9। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए सारे क्वेश्चंस एक तरह से हो रहे हैं, मतलब रेशियो वाले भी अभी क्वेश्चंस आए हैं सब एक तरह से हो रहे हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg, एक बॉल है जो कि 0.5 kg की है, स्लोज डाउन फ्रॉम ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू दैट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। वो 5 मीटर पर सेकेंड से कितनी हो जा रही है, 3 मीटर पर सेकेंड स्लो हो जा रही है, यानी उसकी स्पीड वेलोसिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, यानी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ तो चेंज आया, क्योंकि पहले स्पीड ज़्यादा थी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रही होगी ज़्यादा, अब स्पीड कम हो गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, कम हो गई। तो कितना चेंज आया है ये फाइंड करना है, कितना कम हो गई ये हम लोगों को बताना है। तो मास कितना है देखिए, मान लीजिए इधर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, इधर फाइनल निकाल लेते हैं, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी देखिए, हाफ मास कितना है 0.5 और v स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली कितने स्पीड से मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ये हो गई। और के फाइनल यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, देखिए मास तो वही है, वही सेम बॉल है, और स्पीड अब कितनी हो जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है और चेंज निकाल लेना, 1/2 इंटू 0.5 इंटू 25, और ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 0.5 इंटू 9। तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो जाएगा देखिए, 25 5 यानी 125, और एक प्लेस के पास डेसिमल है तो ये कितना हो जाएगा 12.5/2, और इधर 5 9 45 है, एक प्लेस के पास डेसिमल तो ये 4.5/2 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा देख लीजिए, या ऐसे डायरेक्टली करते हैं 125/20, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको 45/20, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 2 5 5 5 4 हो गया ये, और 5 9 5 4। अब सॉल्व कर लेते हैं, चेंज चाहिए हम लोग को, चेंज चाहिए मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब कितना चेंज आया कितनी कम हो गई, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो चेंज कैसे मिलेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 25/4, और फाइनल कितनी हो गई 9/4 हो गई। सॉल्व देखिए, कैलकुलेशन अपने तरीके से आप कर सकते हैं, मुझे जो सही लगा मैंने वैसे किया, आप डायरेक्ट अगर ऐसे डिवाइड करना चाहें तो वैसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसा आपको सही पड़े आप वैसे कर लीजिए। 25 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा 16/4, 4 4 यानी कितना हो गया 4, यानी 4 जूल का चेंज आया। और चेंज कैसा, इंक्रीज़ है या डिक्रीज़, तो जाहिर सी बात है 4 जूल क्या है, डिक्रीज़ हुआ है। क्लियरली दिख रहा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी ज़्यादा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है, तो जाहिर सी बात है कि डिक्रीज़ ही तो हुआ है। और यहाँ भी क्लियरली पता चल गया है कि स्पीड कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो पहले वाली की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा और बाद वाली क्या है कम, तो इनिशियल माइनस फाइनल किया तो कितना आया 4 जूल, यानी 4 जूल क्या कर गई, डिक्रीज़ कर गई। यही है क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कैनन बॉल ऑफ मास 500 ग्राम इज फायर्ड विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। कैनन बॉल है जिसका मास 500 ग्राम है, फायर्ड हो रहा है किसी स्पीड से 15 मीटर पर सेकेंड की। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स मोमेंटम। अब आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बताना है इसका। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। मास कितना दे रखा है देखिए 500 ग्राम। तो यहाँ एक काम ये करेंगे कि भाई इसको ग्राम से किस में ले जाएंगे हम लोग, केजी में ले जाएंगे। तो ग्राम से केजी में ले जाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किया 5 2 क्लियरली दिख रहा है 500 ग्राम मतलब आधा किलो हुआ, यानी 0.5 kg हुआ। डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आए, अदरवाइज 1000 से डिवाइड कर दीजिए। स्पीड कितनी दे रखी है इसकी 15 मीटर पर सेकंड दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करनी है, फर्स्ट पार्ट है। तो क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो 1/2 एम और 15 इंटू 15। तो सॉल्व कर लेते हैं, 15 15 225
और 225 इंटू 0.5 करना है आपको, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, तो 2 5 2 ज़ा 10 यानी 1125। अब क्योंकि एक प्लेस के पास डेसिमल है तो 112.5 अपॉन सॉरी 2, तो ये कितना हो जाएगा 1125 अपॉन 20, ऐसे कर लीजिए आपको सही लगे, डिवाइड कर लीजिए, 5 2 ज़ा 10, फिर 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। अब आइए इसको डिवाइड कर लीजिए, इजीली हो जाएगा, 4 5 ज़ा टाइम्स जाएगा 22 और 4 6 ज़ा 24, 1.0, 4 2 ज़ा 8, 2 0, 4 5 ज़ा 20, तो 56.25 जूल लिख रहा है यहाँ पे, यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, इज इक्वल्स टू 56.25 जूल, इतनी काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब मोमेंटम पढ़ चुके हैं हम लोग, क्लास 9 में ही पढ़े क्या होता है मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना दे रखा है 0.5 kg और वेलोसिटी कितनी है 15, तो मोमेंटम कितना, यानी मोमेंटम मतलब मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही क्या बोला जाता है, मोमेंटम बोला जाता है। तो 15 5 से कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75 और 7.5। अब देखिए मोमेंटम की यूनिट देखिए, मास की क्या होती है केजी और वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी केजी इंटू मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम भी क्या हो गया हम लोगों को पता चल गया। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, बस एक नया फॉर्मूला आया और ये भी बहुत मुश्किल नहीं है। मोमेंटम अगर आप पढ़ें तो आप जानते हैं कि मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, मोमेंटम बोला जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। इस बॉडी जिसका मास 10 kg है, 10 किलो की बॉडी है, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, बॉडी का मास डबल हो जा रहा है एंड वेलोसिटी इज हाफ, उसकी वेलोसिटी आधी कर दी जा रही है। फाइंड द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल आपको बताना है और फाइनल बताना, बहुत आसान है फिर वैसे ही क्वेश्चन। तो इनिशियली उसका मास कितना है 10 kg है और इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ इंटू, आप चाहें तो यहाँ एम आई लगा सकते हैं, वी आई इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल मास के लिए कोई दिक्कत नहीं, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, तो 2 5 ज़ा हो जाएगा, 5 इंटू 20 20 ज़ा आपको करना है, तो 2 2 ज़ा 4, तो कितना हो जाएगा 4 5 ज़ा 20 और 2 0 पहले, तो 2000 जूल क्या उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। अब देखिए क्या कह रहा है कि उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है कब, जब मास बॉडी का डबल हो जाए। डबल हो जाए मतलब अब फाइनल मास कितना हो गया उसका 20 kg, पहले 10 किलो था तो भैया अब डबल करने पर कितना हो गया 20 हो जाएगा। एंड वेलोसिटी इज हाफ, हाफ कर दिए मतलब हाफ हो गई, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20/2 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइंड आउट कर लीजिए, कुछ नहीं करना, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, एम और वी कितना है जाएगी तो 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 10 ज़ा, तो 10 इंटू ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000 जूल। तो देखिए पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी 2000 जूल और फाइनल क्या आ गई 1000 जूल हो गई। यानी अगर आप बॉडी का मास क्या कर रहे हैं डबल कर रहे हैं और उसकी वेलोसिटी को हाफ कर दे रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी कम हो जा रही है 1000 जूल। तो ये देखना था इसमें और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और ये तो आप लोग ने देख लिया होगा कि सिर्फ एक पैटर्न पे, यानी काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला अगर पता है हाफ एम वी स्क्वायर और थोड़ा सा उसको समझ लें कि अप्लाई कैसे करना है तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के भी आसान थे और काइनेटिक एनर्जी के भी आसान है। तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है इस वीडियो में। देखिए इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ट्रक वेइंग 1000 kgf चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रक है जिसका वेट दे रखा है 1000 kgf, वो अपनी स्पीड क्या कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर कर रही है, कितनी देर में 2 मिनट्स में। यानी पहले वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, अब वो 72 किलोमीटर पर आवर पे आ गई
कितना टाइम लगा उसे ये करने में, 2 मिनट्स। कैलकुलेट दी वर्क डन बाय द इंजन, इंजन ने कितना काम किया, जाहिर सी बात है इंजन ने कुछ वर्क किया होगा, तभी वो 36 किलोमीटर पर आवर से कहाँ है 72 किलोमीटर पर आवर पे। तो आपको कैलकुलेट करना है कितना वर्क डन किया, इट्स पावर, उसमें पावर, उस इंजन की पावर कितनी है। तो अब देखिए अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो हम लोग जैसे पहले के क्वेश्चंस करते चले आ रहे थे, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था, तो उस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे तो ये उस कॉन्सेप्ट से नहीं होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को एक नया कॉन्सेप्ट जानना होगा जिसको क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम यानी इस क्वेश्चन को हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम आप नाम से ही समझ गए होंगे कि वर्क और एनर्जी में क्या हो रहा होगा, रिलेशन मतलब बताया जा रहा होगा, यानी वर्क और एनर्जी यहाँ रिलेट किए जा रहे होंगे इस थ्योरम में। तो क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट कितना काम कर रहा है, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक, यानी काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज हो रही है वो किसके ऊपर होगा, वर्क डन के। यानी पहले अगर 10 जूल थी अब 20 जूल हो गई, तो वो जो 10 जूल इंक्रीज हुई है वो किसके ऊपर होगा, वर्क डन के। यानी वर्क डन इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी यहाँ अगर आप देखें 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, फिर 72 किलोमीटर पर आवर पे आ गए, तो क्लियरली दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, क्योंकि 36 से 72 में आने में उसने क्या किया, अपना v बढ़ाया है। यानी पहले अगर u वेलोसिटी थी, अब क्या हो, कितनी हो गई, v हो गई, तो जाहिर सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। तो कितना बढ़ी है वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन के। यानी अगर हम ये पता करने की काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज हुई है 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर आने में कितना इंक्रीज हुई है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के। अब इंक्रीज या इंक्रीमेंट निकालना कैसे, अगर हम ये निकाल लें कि 36 किलोमीटर पर आवर थी तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, मान लीजिए के आई थी, और 72 किलोमीटर पर आवर हो गई तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, मान ली के एफ हो गई। तो अगर हम के एफ में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दे, जैसे मान लीजिए पहले 10 जूल थी और अब 20 जूल हो गई, तो कितना बढ़ गई, 10 जूल। तो ये हम लोग को कैसे पता चला, जब हम लोग ने 20 माइनस 10 किया, तो इतना बड़ी, यही किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के। यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग कर दें तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि वर्क डन कितना हुआ, इंजन ने कितना वर्क किया है। तो अब देखिए बहुत आसान है, वर्क डन किसके इक्वल है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल मतलब मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, v, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मान लीजिए u, तो क्या हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम कॉमन ले लीजिए, तो फॉर्मूला क्या बन गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग को वर्क डन निकालना, इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम कहा जाता है। और देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए इस फॉर्मूले को क्या किया जाता है, और हम लोग आसान बना लेते हैं। कैसे बना लेंगे, देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अगर आप ध्यान दीजिए तो बेसिक क्लासेज में हम लोगों को पढ़ाया जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ अगर देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू। ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। आप इस फॉर्मूले में भी डायरेक्ट रख के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको थोड़ा आसान पड़ेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप चाहे जैसे करिए। तो वर्क डन निकालना है हाफ। अब देखिए यहाँ हम लोग को क्या पता करना है, मास कितना, देखिए 1000 kgf की अगर ट्रक है तो मास कितना हो जाएगा इसका, 1000 kg, क्लियरली दिख रहा है कि 1000 kg मास है। और v और u निकालना है, तो देखिए ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको हम लोग u से डिनोट कर देते हैं, यानी u हम लोग मान लेते हैं कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग किलोमीटर पर आवर से किस में चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड। तो अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम लोग ने पहले भी पढ़ा है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना है तो 5/18 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 18 टू ज़ा, और ये कितना हो गया 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब है u कितना मिल गया हम लोग को, 10 मीटर पर सेकंड। अब बात आती है v की, तो v को भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। v इज इक्वल टू कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मल्टीप्लाई कर दें किससे, 5/18 से। तो मल्टीप्लाई किया कितना है, 18 4 ज़ा, और ये कितना हो जाएगा
20 मीटर पर सेकेंड, यानी v भी कितना मिल गया हम लोग को 20 मीटर पर सेकेंड। अब बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू लिखनी है तो वैल्यू लिख देते हैं, v प्लस यू है और v माइनस यू, तो थोड़ा इसको एक काम करते हैं नीचे से लिख लेते हैं, हाफ इंटू 1000 v प्लस यू, ये वाला स्टेप काट देते हैं यहाँ पे। तो v प्लस यू मतलब 20 प्लस 10 और v माइनस यू का मतलब क्या है 20 माइनस 10। तो सॉल्व कर लेते हैं, कितने टाइम जाएगा 500 सा टाइम जाएगा, तो 500 इंटू 30 इंटू 10, और ऐसा करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 5 3 सा 15, और देखिए 10 टू द पावर 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 100 स्क्वायर बाहर मतलब 10 स्क्वायर बाहर आएगा मतलब 100, यहाँ से 10 बाहर आएगा, यहाँ से भी 10, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4। और अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट लगा दिया 1.5, और अगर पॉइंट लगा है तो इसका मतलब क्या है डिवाइड हुआ होगा, डिवाइड हुआ है तो मल्टीप्लाई भी हुआ होगा, तो ऊपर पावर 1 बढ़ गई होगी, यानी 10 टू द पावर 5 जूल। यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर आने में इंजन ने कितना काम किया 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को हम लोग ने क्या किया, इजीली सॉल्व कर लिया। अब फर्स्ट पार्ट तो क्लियर, अब सेकंड पार्ट आता है पावर। पावर बताना है, तो पावर बताने के लिए बहुत आसान है, पावर हम लोग पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं, वर्क डन अपॉन टाइम होता है, तो वर्क डन हम लोग ने निकाल लिया 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5, और टाइम कितना है देखिए 2 मिनट्स है, 2 मिनट्स का मतलब क्या हो जाएगा डायरेक्ट लिख देते हैं 120 सेकेंड्स। तो ऊपर क्या करते हैं इधर से 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 15 हो गया, यानी 15 इंटू 10 टू द पावर 4, और नीचे 10 बाहर कर लेते हैं, यानी ये 10 हो जाएगा। अब डिवाइड कर देते हैं, 3 5 ज़ा 3 4 ज़ा, और इधर एक 10 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 3 बचेगा। अब ये 4 और 5 है, इसका डिवीजन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा देख लेते हैं, 4 1 ज़ा 4 1.0 4 2 ज़ा 8 2, यानी कुल मिला के 1.25 आया, यानी 1.25, और ऊपर क्या बचा है 10 स्क्वायर बचा है, तो 1.25, या चाहे तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको सीधे मल्टीप्लाई कर दें 125, और ये 125 कितना हो जाएगा, मतलब अगर मल्टीप्लाई कर दें, देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा 10 टू द पावर 3 होगा, गलती से 10 स्क्वायर लिख दिया, तो 1250 वाट लिख दीजिए डायरेक्ट, या 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट ही रखिए, दोनों वही है, चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए। तो पावर भी हो गया हम लोग का क्या क्लियर। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं का देखा हो आप लोग ने वर्क एंड एनर्जी में, तो उससे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना होता है बस। अब आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, बॉडी ऑफ मास 60 kg, बॉडी जिसका मास 60 kg दे रखा है, मोमेंटम 3000 kg मीटर पर सेकंड दे रखा है, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले दे क्या रखा है लिख लेते हैं, मास कितना दे रखा है 60 kg दे रखा है, मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं और हम लोग जानते हैं ये मोमेंटम के बारे में 3000 kg मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से करेंगे, जो आपको आसान लगे आप उस अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं, अपना सकते हैं उस तरीके को। तो पहला तरीका जनरल है, जनरल तरीके से कैसे करना है इसको देखते हैं। देखिए आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, हाफ mv²। अगर मास पता है वेलोसिटी पता है तो काइनेटिक एनर्जी इजीली फाइंड की जा सकती है, बट यहाँ पे मास दे रखा है वेलोसिटी नहीं दी, लेकिन देखिए वेलोसिटी फाइंड करने का जुगाड़ दे दिया है, मोमेंटम दे दिया है। मोमेंटम होता क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं, p = क्या होता है mv। अब mv की वैल्यू देखिए यहाँ पे आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 3000 kg मीटर पर सेकेंड। अब आप यहाँ इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इजीली निकाल सकते हैं, तो क्योंकि मास आपको पता है, तो 3000 अपॉन मास कितना है 60, 0 6 5 ज़ा 50, यानी वेलोसिटी कितनी आ गई, तो हम लोगों ने मोमेंटम की हेल्प से वेलोसिटी कितनी निकाल ली 50 मीटर पर सेकेंड। अब फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग 1/2 इंटू m 60 और v² का मतलब 50 इंटू 50 कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं 230 ज़ा, और ये कितना हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 3 ज़ा 75, और 10 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, इतना जूल हो जाएगा, या चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7500 जूल, इतना जूल। तो इतना जूल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है इसके पास। तो ये देखिए इस अप्रोच में वेलोसिटी भी मिल गई, क्योंकि जो सेकंड पार्ट था स्पीड ऑफ द बॉडी, आपको स्पीड फाइंड करनी थी, तो स्पीड भी मिल गया और काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई।
अब देखिए एक जो दूसरा अप्रोच है वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे है। एक फॉर्मूला होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली रिलेट करता है, वो क्या होता है, p² = 2mk। ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को डायरेक्टली क्या करता है, रिलेट करता है। तो अब आपको क्योंकि मोमेंटम दे रखा है, मास भी दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी इजीली निकाल सकते हैं। तो आप चाहे इस तरह से कीजिए चाहे इस तरह से कीजिए, दोनों तरह से आंसर वही आना है। कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, बट तो आप चाहें तो वेलोसिटी पहले निकाल लें, स्पीड पहले निकाल लें और फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल लें। मोमेंटम की हेल्प से स्पीड मिल जाएगी और यहाँ डायरेक्टली मोमेंटम दे रखा है तो आप इसको भी रख के फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों ही केस में आंसर्स आपके क्या होंगे, सेम ही आएंगे। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू बी डन ऑन ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम टू गिव इट अ मोमेंटम ऑफ 5 kg/s। यानी कितना वर्क करें हम किस पे, एक बॉल पे जिसका मास 50 ग्राम है और उसको मोमेंटम 5 kg/s का मिल जाए। यानी कह सकते हैं कि आप 50 ग्राम की एक बॉल है, उसको हम 5 kg/s का मोमेंटम देने के लिए कितना उस पर वर्क करें। देखिए अब जो भी हम वर्क करेंगे इस बॉल के ऊपर वो उसके अंदर किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्ट पे जो भी वर्क करते हैं वो उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और यहाँ पे किस फॉर्म में स्टोर होगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि आप मोमेंटम दे रहे हैं। मोमेंटम का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब अगर किसी बॉडी के पास वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, तभी उसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। अब अगर उस बॉडी, वो मूविंग बॉडी है, उसके पास स्पीड है, वेलोसिटी है, तो जाहिर सी बात है उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी अगर बॉडी के पास मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब कितना वर्क कर दें कि उसको इतना मोमेंटम मिल जाए, यानी इस मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये हम कैलकुलेट कर लें तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितना वर्क चाहिए। क्योंकि जो भी आप वर्क करेंगे वो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएगा। तो अब काइनेटिक एनर्जी आपको चाहिए, तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को रिलेट करने वाला फॉर्मूला क्या है, p² = 2mk। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। निकाल क्यों रहे हैं उसका भी रीज़न है, क्योंकि जो हम वर्क कर रहे हैं बॉल के ऊपर उसको मोमेंटम देने में, वो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है। अब मोमेंटम कितना दे रखा है, देखिए 5 kg/s यानी 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5। और मास कितना दे रखा है, देखिए 50 ग्राम दे रखा है। तो एक काम करते हैं, इस मास को केजी में चेंज कर लेते हैं। अब केजी में चेंज करना आप जानते हैं, क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, चेंज हो जाएगा। 5 × 1 = 5 × 20 = तो सॉल्व करेंगे तो 0.05 kg आएगा। तो 2 × 0.05 kg, कुछ नहीं है, आसान है। 5 × 5 यानी डायरेक्ट लिख देते हैं 25, और ये इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना हो जाएगा, 0.1। अब देखिए होगा क्या, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल हटा देते हैं। तो ऊपर तो हो गया 25 × 10 और नीचे 0.1 × 10। तो अब ये मल्टीप्लाई किया आपने, कितना हो गया, 250, यानी 250 जूल काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी 250 जूल काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब 250 जूल का आपको वर्क करना होगा, तभी आप इस 50 ग्राम बॉल को इतना मोमेंटम दे पाएंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ले देखिए एक फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले हैं, उसी को घुमा घुमा के यूज़ करना। हाँ, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने नया पढ़ा जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को डायरेक्टली रिलेट करता है। तो कहीं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, मतलब मोमेंटम देके काइनेटिक एनर्जी पूछे या काइनेटिक एनर्जी देके मोमेंटम पूछे, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गेन्ड बाय बॉक्स ऑफ मास 20 kg। कितनी एनर्जी उस बॉक्स के अंदर होगी जिसका मास 20 kg है। व्हेन अ मैन कैरिंग द बॉक्स वेट्स फॉर 5 मिनट्स फॉर ए बस। जब वो बस के लिए 5 मिनट वेट कर रहा हो, उस बॉक्स को कैरी किया हुआ, यानी 20 किलो का कोई बॉक्स है, आप उसको कैरी किए हुए हैं और खड़े हैं उसको लेके सिर्फ, और बस का वेट कर रहे हैं, 5 मिनट तक आप खड़े हैं उसको लेके। रन्स कैरिंग द बॉक्स विद स्पीड ऑफ 3 मीटर/सेकेंड की स्पीड से उसी बॉक्स को आप लेके भाग रहे हैं, तो कितनी एनर्जी होगी उस बॉक्स में। रेजेस द बॉक्स बाय 0.5 मीटर। 0.5 मीटर रेस कर रहे हैं, किस लिए रेस कर रहे हैं, ताकि उसको उठा के आप बस में रख सकें, क्योंकि भाई बॉक्स आपको बस में रखना है, तो उसको उठाना होगा, उसको उठा के आप बस में रखेंगे, तो कितनी बॉक्स में एनर्जी होगी, तीनों केसेस में पता करना है। तो देखिए फर्स्ट केस तो बड़ा ही आसान है, कैरिंग द बॉक्स वेट्स फॉर 5 मिनट्स। अब आप बॉक्स कैरी करके 5 मिनट वेट करिए, चाहे 5 घंटे वेट करिए, चाहे 5 दिन वेट करिए, उस बॉक्स में कोई भी एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी का मतलब क्या है, वर्क डन। अब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जब
कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है तो वर्क डन कैसा है? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वर्क डन होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि डिस्प्लेसमेंट होना, तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है तो वर्क डन होगा नहीं, वर्क डन नहीं हो रहा है तो कोई एनर्जी उसमें नहीं होगी। तो आप चाहे 5 घंटे वेट कीजिए, चाहे 5 दिन, चाहे 5 साल, कोई मतलब नहीं, खड़े रहिए लेके 20 किलो का बॉक्स, कोई भी एनर्जी उसके अंदर नहीं होगी। यानी आप बॉक्स कैरी करके 5 मिनट वेट कर रहे हैं तो पहला वाला पार्ट क्या हो गया, यहाँ पे तो कितनी एनर्जी होगी, 0 जूल एनर्जी होगी। रन्स कैरिंग द बॉक्स विद स्पीड ऑफ 3, आप 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागने लगे। अब बस को कैच करना है भाई, बस को कैच करना है तो आपको भागना होगा। तो अब बस कैच करने के लिए आप भाग रहे हैं 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो कितनी एनर्जी उस बॉक्स के अंदर होगी? तो आप जानते हैं मूविंग बॉडी के अंदर कैसी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अब हाफ हो गया, मास कितना हो गया यहाँ पे बॉक्स का 20 kg, v² का मतलब 3 × 3 तो 2 10 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 90 जूल, यानी 90 जूल एनर्जी होगी अगर आप उस बॉक्स को लेके 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। सी वाला, अब जब भाग के आपने बस को पकड़ लिया, दौड़ते दौड़ते आपने बस पकड़ ली, तो अब बस पकड़ने के बाद क्या करेंगे, पहले बॉक्स क्या करेंगे, बस में डालेंगे, बॉक्स को बस में रखेंगे। तो बॉक्स को जब बस में रखना है तो आपको 0.5 मीटर क्या करना है, उसको बॉक्स को उठाना है। अब हम लोग को पता है कि जो हम लोग बॉडी को रेस करने में जो भी वर्क डन करते हैं वो बॉडी के अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ये हम लोग ने अपने कुछ पहले के वीडियोज़ में करा इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ पे कोई मान लीजिए यहाँ से आपने बॉक्स उठाया और यहाँ पे ऐसे ला के रख दिया, तो इस बॉक्स को यहाँ से ग्राउंड से उठा के यहाँ तक लाने में जो भी आपने वर्क डन किया है वो इसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। यानी इस वक्त जब बॉक्स 0.5 मीटर के हाइट पर रखा होगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसको क्या बोला जाता है, mgh। यानी आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। सारा कुछ तो दे रखा है, मास देखिए दे रखा है कितना, 20 kg, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है, और हाइट यहाँ पे ये स्लैश काट दीजिएगा क्योंकि ms⁻² तो हो ही गया पहले से, ये 0.5 मीटर। तो अब सॉल्व कर लीजिए, 20 × 5 हो जाएगा क्योंकि इस 10 से इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, डेसिमल हट जाएगा, 5 2 10, कितना हो जाएगा, 100 जूल। यानी जब भाग रहे थे लेके तो 90 जूल एनर्जी थी, और जब बस में उसको रख दिया 0.5 मीटर उठा के उसको जब आप रखते हैं बस के अंदर, तो आप कितनी एनर्जी आ जाती है उसके अंदर, 100 जूल आ जाती है। और जब लेके खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उससे, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा, 0, वर्क डन 0 है तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए क्या कर रहा है, बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास 50 ग्राम है, वो इस वेलोसिटी से मूव कर रही है यानी कि 500 मीटर पर सेकंड से। इट पेनिट्रेट्स 10 सेंटीमीटर इनटू ए स्टिल टारगेट, एक स्टिल टारगेट को 10 सेंटीमीटर तक क्या करती है, पेनिट्रेट करती है, एंड कम्स टू रेस्ट। पेनिट्रेट करने के बाद क्या होती है, रेस्ट में आ जाती है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बुलेट, बुलेट के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है ये फाइंड करना है, एंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द टारगेट, टारगेट कितना एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफर कर रहा है। रिटार्डिंग फोर्स का मतलब क्या है, देखिए जब बॉडी में रिटार्डेशन होता है तो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है रिटार्डेशन के लिए उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डिंग फोर्स। अब रिटार्डेशन के हम लोग जानते हैं, देखिए 500 मीटर पर सेकंड से कहाँ आ जा रही है, सीधे 0 मीटर पर सेकंड पे, तो वेलोसिटी इसकी कम हो गई, वेलोसिटी कम होती है तो रिटार्डेशन होता है, तो यहाँ जो फोर्स होती है उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डिंग फोर्स बोलते हैं। खैर फर्स्ट पार्ट हम लोग को करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv², यानी हम लोग को मास पता है और वेलोसिटी पता है तो हम लोग इजीली काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। मास कितना है, देखिए 50 ग्राम है, तो इस ग्राम को हम लोग क्या कर लेते हैं, केजी में चेंज कर लेते हैं। तो इस ग्राम को हम लोग क्या करते हैं, केजी में चेंज कर लेते हैं। हम लोग को पता है कि 1000 से डिवाइड कर देंगे तो केजी में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.05 kg, तो 0.05 kg हो गया। और वेलोसिटी कितनी है, 500, स्क्वायर कर दीजिए तो 500, तो कैंसिल आउट कर देते हैं, 200 250 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, देखिए ये वाला 100 से मल्टीप्लिकेशन इधर कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 × 250, और इधर बचा कितना 5, क्योंकि ये वाला 100 उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 5 5 × 25 यानी 250, कितना हो जाएगा 25 × 25 625, 0 लगा दिए, 6250 जूल, यानी इतना जूल बुलेट ने एनर्जी, बुलेट के अंदर इतना एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी। और इस काइनेटिक एनर्जी से इसने जब टारगेट को हिट किया है तो कितना पेनिट्रेशन हुआ उसमें, 10 सेंटीमीटर, यानी कि पूरी की पूरी जो काइनेटिक एनर्जी थी बुलेट की
ये किस में चेंज हो गई, वर्क डन में। कैसे वर्क डन में, क्योंकि इस बुलेट ने क्या किया है, इस बुलेट ने वर्क किया है ना, कुछ वर्क किया है, तभी तो टारगेट के अंदर इतना पेनिट्रेट कर पाई 10 सेंटीमीटर तक। यानी इस बुलेट ने इस एनर्जी के साथ जब पेनिट्रेट किया तब टारगेट में कितना बुलेट मूव करी, 10 सेंटीमीटर। यानी इस टारगेट में बुलेट 10 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करके 10 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया। किस एनर्जी के दम पे किया, इस काइनेटिक एनर्जी के दम पे। यानी ये जो पूरी काइनेटिक एनर्जी थी किस में चेंज हो गई, पूरी की पूरी वर्क डन में। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास 6250 जूल, ये किसके इक्वल हो गई, वर्क डन के। और ये वर्क डन कैसा है, जो ये बुलेट कर रही है 10 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करने में, यानी 10 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टारगेट में इसने जो वर्क डन किया है, उस वर्क डन के लिए एनर्जी कहाँ से मिली इसको, इस काइनेटिक एनर्जी से। यानी काइनेटिक एनर्जी पूरी किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, वर्क डन में। तो वर्क डन हम लोग के पास कितना है, देखिए 6250 जूल। अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है टारगेट में, 10 सेंटीमीटर। हम लोग कह सकते हैं कि 10/100 मीटर, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। क्यों किया, क्यों वर्क डन और डिस्टेंस निकाला, क्योंकि हम लोग को रिटार्डिंग फोर्स चाहिए, और फोर्स चाहिए तो इसका मतलब फोर्स कहाँ से मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। यानी अगर हम लोग वर्क डन पता कर लें और डिस्प्लेसमेंट पता कर लें तो इजीली हम लोग को रिटार्डिंग फोर्स भी क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। और ये वर्क डन आप जानते हैं ये कब होता है, जब फोर्स लगता है और फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस कर जाती है, तो उस केस में हम लोग वर्क डन कैसे लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास वर्क डन है और डिस्प्लेसमेंट है, हम लोग को फोर्स चाहिए। तो वर्क डन कितना दे रखा है, 6250 जूल। फोर्स फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिया है, 0.1 मीटर। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 6250 अपॉन 0.1, ऊपर नीचे से डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 62500 न्यूटन। क्योंकि ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर जो डेसिमल हट गया और इधर 10 से मल्टीप्लाई हो गया। सो 62,500 न्यूटन का फोर्स, इतना रिटार्डिंग फोर्स बुलेट ने लगाया है, तब जाके वो क्या हो पाई है, रेस्ट में, सॉरी बुलेट ने नहीं, टारगेट ने इतना रिटार्डिंग फोर्स लगाया है, तब बुलेट को कहाँ पे कर दिया, रेस्ट में कर दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए क्या कर रहा है, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय ए स्मॉल ट्रॉली ऑफ मास 0.5 kg लाइंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन। यानी एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये आपका सरफेस है, और इसमें एक ट्रॉली रखी हुई है जो कि 0.5 kg की है, और देख सकते हैं आप ये इस तरह से स्प्रिंग से क्या है, बंधी हुई है। हो क्या रहा है यहाँ पे, इस ट्रॉली से इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया जा रहा है। मतलब जैसे आप इस ट्रॉली को अगर इधर की तरफ देखिए, दबाइए, इस ट्रॉली को इधर की तरफ मूव कीजिए तो स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस्ड होगी। यानी स्प्रिंग को कंप्रेस किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रॉली। When the trolley is released, it is found to move at a speed of v is equal to 2 मीटर पर सेकेंड। जब ट्रॉली रिलीज हुई, ट्रॉली देखिए अभी तो कंप्रेस किया गया, मान लीजिए कुछ ऐसा किया गया होगा जैसे स्प्रिंग कंप्रेस हुई है, ये कंप्रेस हुई, अब कंप्रेस किया गया, कंप्रेस करने के बाद क्या किया जा रहा है, ट्रॉली को रिलीज किया जा रहा है। अब रिलीज जब किया गया तो देखा क्या गया कि ट्रॉली किस स्पीड से मूव कर रही है, 2 मीटर पर सेकेंड से। जाहिर सी बात है स्प्रिंग को आप दबा के अगर छोड़ेंगे तो स्प्रिंग से जो भी चीज़ अटैच्ड होगी वो क्या करेगी, मूव करेगी। तो ट्रॉली के हेल्प से इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया, और फिर जब रिलीज़ किया जा रहा है तो ट्रॉली किस स्पीड से मूव कर रही है, इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दिखाया गया, देखिए एरो, यानी इधर की तरफ मूव की। What potential energy did the spring possess when compressed? अब जाहिर सी बात है कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब ये स्प्रिंग देखिए कंप्रेस्ड फॉर्म है, ये कंप्रेस्ड स्टेट है। अब जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आपको ये बताना है। तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है ये हमको निकालने के लिए अगर हमें ये पता चल जाए कि जब हमने इस स्प्रिंग को रिलीज़ किया, यानी ट्रॉली को रिलीज़ किया, तो ट्रॉली किस काइनेटिक एनर्जी से आगे बढ़ी है, क्योंकि ट्रॉली मूव करने के बाद उसकी वेलोसिटी स्पीड कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। अब ट्रॉली जिस
जिस मतलब काइनेटिक एनर्जी से मूव की है, इसका मतलब उतनी ही उसके अंदर क्या रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वो पूरी पोटेंशियल एनर्जी किसमें, यानी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। कैसे, क्योंकि इस स्टेट में अभी स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी है, और जब हम ट्रॉली को रिलीज करेंगे तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी। यानी अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, ये क्यों ऐसा सोचा हम लोग ने, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही निकालना सबसे ज़्यादा आसान है। क्योंकि देखिए मास हम लोग को 0.5 kg दे रखा है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, इसका मतलब हम लोग आसानी से काइनेटिक एनर्जी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv²। तो हाफ मास कितना है 0.5 kg, और वेलोसिटी कितनी है 2 × 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 जूल। यानी काइनेटिक एनर्जी उसके पास कितनी, 1 जूल। यानी यही ये 1 जूल कहाँ से आया उसके पास, जो कंप्रेस्ड स्टेट में स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी थी। यानी इस स्टेट में जो स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी है 1 जूल, यही पूरी की पूरी किसमें ट्रांसफॉर्म हो गई, काइनेटिक एनर्जी। तो यही हम लोग को इस क्वेश्चन में बताना था। क्वेश्चन देखने में तो ऐसे टफ लग रहा है, बट अगर एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा दीजिए तो एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से एकदम इजीली इस क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है।